हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का जो एनसीईआरटी का हिस्ट्री बुक है उसका सेकंड चैप्टर जिसका नाम है व्यापार से साम्राज्य तक। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें डिस्कस करना है कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो थी व्यापार करने के लिए, लेकिन अपना कंपनी का सत्ता स्थापित करना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद धीरे धीरे पूरे भारत पे कब्जा कर ली। तो इसी के बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला एक मानचित्र है जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। कैप्टन हैडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी, और उसी का ये इमेज है। औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया। तो विद्रोहियों ने जिसे अपना नेता माना वह मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ही था। जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने को मजबूर कर दिया और उनके बेटों को जफर के सामने ही मार डाला। जो औरंगजेब था वो आखिरी मुगल बादशाह था जो कि बहुत ताकतवर था। उसके बाद जो भी मुगल बादशाह आए वो उतने ताकतवर नहीं थे, लेकिन मुगल साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था और उसमें बहुत ताकतवर शासक हुए थे। उसकी वजह से उनका महत्व बना हुआ था। 1857 में जो ब्रिटिश शासन था उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हुआ था, और जो विद्रोही थे उन्होंने ही जो बादशाह बहादुर शाह जफर थे उनको अपना नेता माना था। लेकिन जब विद्रोह कुचल दिया गया कंपनी के द्वारा, एक तरह से उनको हराया गया, तो उसके बाद जो बहादुर शाह जफर थे उनको देश छोड़ने को मजबूर कर दिया कंपनी ने और उनके बेटे को जफर के सामने ही मार डाला था। नेक्स्ट एक शब्द है वाणिज्यिक, इसका मतलब हम देख लेते हैं। एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीजों को सस्ती कीमत पर खरीद कर और ज्यादा कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? वाणिज्यिक। एक तरह से सस्ती कीमत पर चीजों को खरीदा जाता है और फिर उसी चीज को ज्यादा कीमत पर बेचा जाता है और मुनाफा कमाया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? वाणिज्यिक। नेक्स्ट जो टॉपिक है, यहाँ से मेन टॉपिक स्टार्ट होता है कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई। तो पूरब में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर यथार्थ इजाजतनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया। इस इजाजतनामे का यह मतलब था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार कर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीद सकती थी और उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेजी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। तो सन 1600 में बात करें अगर, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो इंग्लैंड की महारानी थी उस टाइम पे एलिजाबेथ प्रथम, उससे इजाजतनामा हासिल किया और जिससे उनको, जो कंपनी थी, उनको एक अधिकार मिल गया पूरब में व्यापार करने का। एक अधिकार मतलब कि सिर्फ उनको ही व्यापार करने का अधिकार मिला और भी कोई कंपनी को अधिकार नहीं मिला व्यापार करने के लिए पूरब में। इसका मतलब यही था इजाजतनामे का कि वो लोग जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो व्यापार कर सकती है पूरब में, और उसके अलावा जो और व्यापारिक कंपनी है वो इस कंपनी से कंपटीशन नहीं कर सकती है एक तरह से। और साथ ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सस्ती कीमत पर चीजों को खरीद सकती है और फिर यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच भी सकती है। लेकिन यह जो शाही दस्तावेज था इससे दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार कर भारत पहुंचे, पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। तो ये जो शाही फरमान था, शाही दस्तावेज था, जो इजाजतनामा था,
वो कंपनी को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, उसको व्यापार करने का एक अधिकार तो दिया, बट इससे कोई ज़्यादा खास असर पड़ा नहीं, क्योंकि उसके अलावा जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके अलावा जो पुर्तगाली थे वो पहले ही भारत में पहुंच चुके थे और वो अपना गोवा में एक ठिकाना भी बना चुके थे। पुर्तगाल के खोजकर्ता वास्को द गामा ने ही 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। ठीक है। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी वस्तुएं ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाजारों में भारत के बने सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा बहुत सारी और कंपनी भी आई भारत में व्यापार करने के लिए। पुर्तगाली हो गए, डच हो गया, फिर फ्रांसीसी व्यापारी भी आए। समस्या यह थी कि जो सारी कंपनियां थी वो एक ही जैसी वस्तुएं ही खरीदना चाहती थी, जो कि फेमस थी, जैसे सूती कपड़े हो गए, रेशम हो गए। इसके अलावा काली मिर्च हो गया, लौंग हो गया, इलायची हो गया, दालचीनी हो गया। यूरोपीय कंपनी के बीच बढ़ती इस प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीजों की कीमतें बढ़ने लगी और इनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों को फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को खत्म कर दें। लिहाजा बाजारों पर कब्जा करने की इस होड़ ने लड़ाइयों को जन्म दिया। 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता, कोई सी भी कंपनी दूसरी कंपनी के जहाज डुबो देती, रास्ते में रुकावट खड़ी कर देती, माल से लदे जहाजों को आगे बढ़ने से रोक देती। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। तो अब समस्या यही थी कि जो सारी कंपनी थी वो एक ही तरह की चीजें खरीदना चाहती थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो खास चीजें की कीमत बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा घटने लगा। अब इससे क्या हुआ कि जो व्यापारिक कंपनी थी वो चाहती थी कि हम आगे बढ़ें, तो अगर आगे बढ़ना है तो वो दूसरे कंपनी को रास्ते से हटाना पड़ेगा। और इसलिए वो लोग क्या करते थे कि कोई सी भी कंपनी दूसरी कंपनी के जहाज डुबो देती थी, रास्ते में रुकावट खड़ी कर देती थी, माल से लदे जहाजों को आगे बढ़ने से रोक देती थी। तो एक तरह से ये जो व्यापार था वो हथियारों की मदद से ही चल रहा था। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। तो पहली जो ईस्ट इंडिया फैक्ट्री थी वो 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई थी। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कंपनी के व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां से निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया जाता था। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली थी। इनमें से एक गांव कलिकता था, जो बाद में कलकत्ता बना और आज हम लोग इसको कलकत्ता नाम से जानते हैं। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर दिया था कि कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। कंपनी ज्यादा से ज्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे उन्हें यह छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी हुगली नदी के किनारे पहली फैक्ट्री लगी थी 1651 में। उसके बाद फिर जो कंपनी है उसका विस्तार हुआ और कुछ जमीन खरीदे। जो वहाँ के अफसर थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी चलाते थे, उन्होंने 3 गांव खरीदे स्टार्टिंग में। जैसे एक जो गांव था कलिकता था, जिसको हम आज कोलकाता के नाम से जानते हैं। और धीरे धीरे उन्होंने अपना जो कंपनी है उसका विस्तार शुरू किया और साथ ही उन्होंने जो वहाँ उस टाइम के जो मुगल सम्राट थे औरंगजेब, उसको भी इस बात के लिए तैयार कर लिया कि कंपनी बिना शुल्क चुकाए ही व्यापार कर सकती है।
उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने लगी और फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मौजूद अधिकार थे उनकी फ़ायदा उठाने लगी। ठीक है? इससे क्या हुआ कि जो बंगाल था उसमें राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। नेक्स्ट जो टॉपिक है व्यापार से युद्धों तक। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सबसे पहले आई व्यापार की, उसके बाद अपना पैर पसारना स्टार्ट करती, जिसके वजह से क्या हुआ कि कुछ वहाँ के जो नवाब थे उनको इस बात का बुरा लगा और वो लोग फिर उसके बाद क्या हुआ कि युद्ध शुरू होना स्टार्ट हो गया। तो व्यापार से युद्ध तक 18वीं सदी के शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफी बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। तो फिर सबसे पहले औरंगजेब की मृत्यु हुई, उसके बाद मुर्शिद कुली खान, फिर उसके बाद अली वर्दी खान, फिर सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने थे और ये काफी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने अब कंपनी की रियायतें देने से मना कर दिया, व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे, उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील की कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली बहुत कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी और उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों और उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। कंपनी का यह कहना था कि स्थानीय अधिकारियों को बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। कंपनी तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकराव की परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई। तो व्यापार शुरू हुआ और उसके बाद युद्ध शुरू हुआ और ये युद्ध जो हुआ वो प्लासी युद्ध हुआ, जो कि पहला युद्ध था और महत्वपूर्ण युद्ध था। प्लासी का युद्ध 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ठीक है, जब अली वर्दी खान की मृत्यु हो गई तो सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था क्योंकि वो काफी ज्यादा ताकतवर थे। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो व्यापारिक रियायतों और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी न करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। वो चाहते थे कि सिराजुद्दौला को हटाकर कोई कठपुतली नवाब बना दे, मतलब कि ऐसा नवाब जो उनके इशारों पे चलती हो, बट कंपनी को इसमें कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद करे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौज ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेजी जहाजों को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। कोलकाता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की एक हार का बड़ा कारण उनके सेनापति में से एक मीर जाफर की कारगुजारियां भी थी। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने उसे नवाब बनने का लोभ देकर अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा।
प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। तो जो प्लासी का युद्ध था वो सिराजुद्दौला और जो कंपनी के तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे रावट क्लाइव, उनके बीच हुआ था। मतलब एक तरह से जो बंगाल के नवाब थी और जो कंपनी थी उन दोनों के बीच ये युद्ध हुआ था। और इसमें जो नवाब सिराजुद्दौला था उनकी हार हुई थी और उनके हार का एक बड़ा कारण यह था कि उनके सेनापति में से एक जो थे मीर जाफर, उन्होंने धोखाधड़ी कर दिया। उनकी जो सेना की टुकड़ियां थी वो युद्ध में हिस्सा नहीं ली, जिसके वजह से उनका जो सिराजुद्दौला थे वो कमजोर पड़ गए और उनको इस युद्ध में मार दिया गया। और फिर उसके बाद मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। और जो रावट क्लाइव था वो मीर जाफर को लोह भी दे दिया था कि नवाब बनाया जाएगा जब सिराजुद्दौला उनको हरा दिया जाएगा। तो फिर सिराजुद्दौला को हटाकर, तो वो तो ऐसे मर गए, लेकिन उनको यह लोभ दिया गया था, जो मीर जाफर था उसको यह लोभ दिया गया था रावट क्लाइव के द्वारा कि उनको नवाब बनाया जाएगा सिराजुद्दौला को हटाकर। ठीक है। और इसी लोभ में आकर जो मीर जाफर था उसने सिराजुद्दौला के साथ धोखाधड़ी कर दी और उसके बाद क्या हुआ कि प्लासी में जो कंपनी थी वो जीत गई। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पे नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नजर में सम्मान और संप्रभुता को दिखाना पड़ता था। जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई में उसको भी हराना पड़ा। उसे बंगाल से बाहर कर दिया और अब मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। तो जो कठपुतली नवाब थे वो भी बात नहीं मानते थे, क्योंकि उनको भी अब वो वहाँ के नवाब थे तो उनको दिखाना पड़ता था कि हाँ हम किसी के आगे नहीं झुकते हैं, हम नवाब हैं। तो एक तरह से उनको जो प्रजा है उनके नज़र में सम्मान पाने के लिए वो लोग भी इतना बात नहीं मानते थे। इसके वजह से कंपनी को ये दिक्कत होती थी, उनको बार बार चेंज करना पड़ता था कठपुतली नवाब को। और इसके वजह से वो खुद परेशान होकर फिर रावट जो क्लाइव थे उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। आखिरकार फिर 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया और दीवानी मिलने के कारण ये हुआ कि जो बंगाल का विशाल राजस्व संसाधन था उस पर नियंत्रण मिल गया। और इस तरीके से जो कंपनी की एक पुरानी समस्या थी, बार बार चेंज करना पड़ता था उनको, कठपुतली बनाना पड़ता था बार बार दूसरों को, तो उसकी वो चीज से उनको छुटकारा मिल गया। नेक्स्ट कुछ शब्द है जिसके बारे में हम देख लेते हैं। कठपुतली, तो कठपुतली एक खिलौना होता है जिससे धागों के सहारे अपने हिसाब से नचाते हैं। ये किसी व्यक्ति के लिए भी यूज होता है, जैसे जो व्यक्ति किसी और के इशारों पर चलता है तो उसे भी मजाक उड़ाने के लिए अक्सर कठपुतली कहा जाता है। नेक्स्ट जो शब्द है वो है पलासी। दरअसल असली नाम पलासी था जिसे अंग्रेजों ने बेकार कर पलासी कर दिया। इस जगह को पलासी यहाँ पाए जाने वाले पलास के फूलों के कारण कहा जाता था। पलास के खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता था जिससे होली पर इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट है संपन्नता का आश्वासन। तो इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षाओं को संदेह और अविश्वास से देखते थे। पलासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के एक मुख्य विदेश मंत्री विलियम पीट को 7 जनवरी 1759 को कलकत्ते से यह चिट्ठी भेजी थी। इस चिट्ठी को हम यहाँ पे अब पढ़ेंगे। ये कौन लिखे थे चिट्ठी? रॉबर्ट क्लाइव ने। किसके लिए? तो विलियम पीट के लिए 7 जनवरी 1759 को।
लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं खुद यह सोचकर अभिभूत हूँ, इन समृद्ध रियासतों पर पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं यह फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि क्या सालाना 20 लाख स्टर्लिंग की आमदनी और 3 प्रांतों का कब्जा कोई ऐसी चीज है जिस पर इतना शोर मचाना उचित हो। तो ये चिट्ठी था जो कि रॉबर्ट क्लाइव ने विलियम पिट को लिखा था। नेक्स्ट है टॉपिक, वो है नवाब की शिकायतें। 1733 में बंगाल के नवाब ने इंग्लिश व्यापारियों के बारे में यह कहा था। जब वे पहली बार हमारे देश में आए थे तो उन्होंने सरकार के सामने विनती करते हुए कहा कि उन्हें एक फैक्ट्री बनाने के लिए थोड़ी सी जमीन दे दी जाए। उन्हें वह जमीन तो मिल गई, पर उन्होंने तो वहां मजबूत किला ही खड़ा कर दिया। इसके चारों तरफ गड्ढे बनवा दिए जिससे जो नदी से जुड़ते हैं। दीवारों पर उन्होंने ना जाने कितनी तोपें तैनात कर दी हैं। उन्होंने बहुत सारे सौदागरों और अन्य लोगों को अपने मातहत रहने के लिए तैयार कर लिया है और वह 1 लाख रुपए राजस्व वसूल कर रहे हैं। वे असंख्य औरतों और मर्दों को उनके ही देशों में गुलाम बनाकर लूट खसोट रहे हैं। तो जब कंपनी आई तो उसकी वजह से बहुत लोगों को दिक्कत में हुआ। जो नवाब थे उन्होंने ये लिखा कि जब पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी आई, जब वो लोग आए व्यापार के लिए, तो उन्होंने बस एक विनती की थी कि हमें एक फैक्ट्री लगाने के लिए थोड़ी सी जमीन चाहिए। और उसके बाद उन्होंने पूरा अपना पैर पसारना शुरू कर दिया। और आज ऐसा टाइम हो गया है कि इसी देश में मतलब जो लोग हैं इस देश में, अपने ही देश में उन लोगों को वो लोग गुलाम बना दिए हैं और लूट खसोट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कंपनी के अफसर। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया था कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दें। तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसमें कंपनी की जीत हुई थी। उसके बाद से उन लोगों का और मन बढ़ गया। उसके बाद वो लोग ये फोर्स करने लगे, जो नवाब थे वहाँ के बंगाल के, उनको ये फोर्स करने लगे कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दे। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने भी भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास आया तो उसकी उम्र 18 साल थी। 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद भारत से रवाना हुआ तो उसकी यहाँ दौलत 4,01,102 पाउंड के बराबर थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदिग्ध लगे तो उसने भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी तो कर दिया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से थे और उनकी सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि वह भारत में ठीक ठाक पैसा कमाए और ब्रिटेन लौटकर आराम की जिंदगी बसर करे। उन्हें वहां के लोग नवाब कहते हैं। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण है। तो जब प्लासी का युद्ध हो गया था तो उसके बाद कंपनी का मन तो बढ़ ही गया था और उन्होंने ये फोर्स किया नवाब को कि कंपनी के जो अफसर हैं उनको जमीन दे, उनको बहुत सारा पैसा दे। जो रॉबर्ट क्लाइव था वो बहुत सारा पैसा जमा कर लिया था, वो करप्शन से पैसा बहुत सारा जमा किया था। और जब वो इंग्लैंड से मद्रास आया था तो उसकी उम्र सिर्फ 18 साल थी और उसको ये सौंपा गया था कि भ्रष्टाचार को खत्म करे। उनको मतलब एक अफसर बनाया गया था रॉबर्ट क्लाइव को कि वो भ्रष्टाचार को खत्म करे, लेकिन वो खुद ही भ्रष्टाचार करता था और उसकी वजह से उसको वो पकड़ा गया, लेकिन उसको बरी दे दिया गया था। लेकिन फिर भी उसने आत्महत्या कर ली 1774 में। ठीक है, बहुत सारे जो अफसर थे वो रॉबर्ट क्लाइव की तरह नहीं थे। वो लोग साधारण परिवार से थे और वो लोग बस यही चाहते थे कि वो लोग अपना मतलब उन लोगों का मन बस यही था कि वो कमाए कुछ पैसा ठीक ठाक और फिर ब्रिटेन में लौट जाए और फिर आराम की जिंदगी बसर करे। और इसलिए उन लोगों को नवाब कहा जाता था इंग्लैंड में, जो कि नवाब शब्द से ही निकला है।
नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कंपनी का फैलता शासन। तो बक्सर की लड़ाई जो कि 1764 में हुई थी के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लग गए थे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बैठाया जाएगा, इस तरह की चीजें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे कंपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं रहता था। तो इस तरीके से कंपनी जो थी वो अपना शासन फैलाना शुरू कर दी। पहले प्लासी का युद्ध किया, फिर उसके बाद अपना नवाब बनाना स्टार्ट कर दिया, फिर रेजिडेंट तैनात करना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ कि कंपनी का जो शासन था वो फैलता गया। वो आई व्यापार करने के लिए थी, फिर वो अपना शासन स्थापित करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है क्लाइव खुद को कैसे देखता था। तो जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने संसद की एक समिति के सामने, जो क्लाइव था उसने कहा कि प्लासी की लड़ाई के बाद उसने जबरदस्त संयम का परिचय दिया। जो क्लाइव जो था वो उसने कहा कि प्लासी की लड़ाई के बाद उसने जबरदस्त संयम का परिचय दिया। उस स्थिति की कल्पना, मतलब उसने बोला, ये हम लोग अब देखेंगे कि उसने क्या बोला। उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां प्लासी की जीत ने मुझे लाकर खड़ा कर दिया। एक ताकतवर राजा मेरे इशारों पर चल रहा था, एक संपन्न शहर मेरी दया पर था, उसके सबसे दौलतमंद महाजन मेरी एक एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे के गिरेबान खींच रहे थे। मैं ऐसे खजाने के बीच से गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए खुले हुए थे। एक तरफ सोना, दूसरी तरफ जवाहरात थे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस संयम को देखकर खुद हैरान हूँ। तो बेसिकली जो रॉबर्ट क्लाइव था वो खुद को एक महान, अपने आप को महान दिखा रहा था इसमें। और वो बोला कि मतलब कि वो जो है, जो रॉबर्ट क्लाइव है, वो अपने आप को एक संपन्न और महान दिखाना चाहता था। इस बात से वो बोला कि आप इस स्थिति को कल्पना कीजिए जहां प्लासी की जीत ने मुझे लाकर खड़ा किया है। वो एक जो ताकतवर राजा है वो मेरे इशारों पे चल रहा है, एक संपन्न शहर है वो मेरी दया पे है, जो दौलतमंद महाजन है वो लोग सिर्फ एक मेरी मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे के गिरेबान खींच रहे हैं। तो इस तरीके से वो अपने आप को एक महान दिखाना चाहता था कि हम कितने महान हैं, कि जब प्लासी का युद्ध हुआ तो जो भी लोग हार गए वो किस तरीके से मेरी आदर सम्मान करते थे, मतलब कि किस तरीके से वो मेरे इशारों पे चलते थे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रेजिडेंट की ताकत। कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने कहा था, दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता है। हम उसे हस्तक्षेप की मनचाही निषेध आज्ञा के तहत काम करने की छूट देते हैं। जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता है और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है तो चीजें आराम से चलती रहती है। शासन के कामों में रेजिडेंट की दखल अंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता है। जब भी कुछ अलग तरह का घटता है, जब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जिसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है तो टकराव और उथल पुथल पैदा हो जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टीपू सुल्तान शेर ए मैसूर। हैदर अली, जिनका शासनकाल था 1761 से 1782, और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान, शासनकाल उनका था 1782 से 1799। जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफी ताकतवर हो चुका था। ये जो दोनों शासक थे वो काफी ज्यादा ताकतवर थे और इसकी वजह से इनके नेतृत्व में जो मैसूर था वो काफी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से अपनी कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया।
टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनके मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे और वो लोग बहुत ताकतवर थे, इसलिए जो कंपनी थी वो उनको वो ये लोग पसंद नहीं आते थे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। जो अंग्रेज थे वो काफी ज्यादा उन लोगों को नफरत करते थे, एक तरह से उन लोगों को नापसंद करते थे और वो लोग चाहते थे कि ये जो मैसूर के जो शासक है टीपू सुल्तान और उनके जो पिता हैं हैदर अली, वो उनको कुचल दें, मतलब उनको नियंत्रित करें। इसके वजह से क्या हुआ कि मैसूर के साथ अंग्रेजों ने 4 बार जंग किया। एक तो 1767 से 69 तक, फिर 1780 से 84 तक, फिर 1790 से 92 तक, फिर एक बार 1799। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। 4 बार जंग के बाद उनको सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने बोरियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। कंपनी की फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया, जैसे कि हम देखें कि यहाँ पे 4 बार लड़ाई किया अंग्रेजों ने। फिर उसके बाद उनकी हार हुई। जो मैसूर के जो शासक थे उस टाइम पे टीपू सुल्तान, उनकी मौत हुई 4 बार लड़ाई के बाद, ठीक है। उसके पहले उन्होंने बहुत बार इनको हराया। लेकिन 1792 में मराठों, हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी। इस संधि के तहत उनके 2 बेटों के अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास रख दिया। ब्रिटिश चित्रकारों को ऐसे दृश्यों की तस्वीर बनाने में मजा आता था जिनमें अंग्रेजों की सत्ता की विजय दिखाई जाती थी। तो इस जो मैसूर था उसको भी अंग्रेजों ने जंग किया उसके साथ और फिर उसको भी अपने कब्जे में लिया। नेक्स्ट है टीपू का खिलौना शेर। जैसे कि हम यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, ये जो टीपू सुल्तान थे उनका प्रसिद्ध खिलौना था। यह टीपू के एक विशालकाय मशीनी खिलौने की तस्वीर है। इसमें एक नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए है। जब इसका हैंडल घुमाया जाता है तो नकली शेर दहाड़ता है और सिपाही के भीतर से चीख की आवाज आती है। अब यह खिलौना लंदन स्थित विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया है। 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज इस खिलौनों को भी अपने साथ ले गए। तो ये जो खिलौना है वो अंग्रेज अपने साथ ही ले गए थे जब उनकी मृत्यु हो गई थी टीपू सुल्तान की। नेक्स्ट है टीपू की कहानियां। प्रजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों से भी बनी होती है। प्रचलित किस्सों में अपनी ताकत का खूब यशगान किया जाता है। 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। वहां एक शेर उनके सामने आ गया। उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी जमीन पर गिर गई। फिर भी टीपू ने निहत्थे ही शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ली। अंत में इन्होंने शेर को मार गिराया। इसी के बाद से उन्हें शेर ए मैसूर कहा जाने लगा। उनके राजसी झंडे पर भी शेर की तस्वीर होती थी। नेक्स्ट है मराठों से लड़ाई। 18वीं शताब्दी के आखिर में कंपनी मराठों की ताकत को काबू और खत्म करने के बारे में सोचने लगी। 1761 में पानीपत के तीसरे संघर्ष के बाद मराठा शक्ति विकृत हो गई और स्थानीय सत्ता के रूप में उभरी। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा, जो कि सर्वोच्च मंत्री होता है, के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी राज्यमंडल के सदस्य थे। पेशवा एक राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासनिक प्रमुख होता था और पुणे सत्ता का केंद्र था। महादजी सिंधिया और नाना फडणीस 18वीं सदी के आखिर के 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ होते थे। पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के
साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। अंततः 1817 से 1819 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की सत्ता समाप्त हो गई। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिट्टूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब इस बिंद के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। तो जो कंपनी थी वो सबसे पहले प्लासी का युद्ध हुआ, फिर वो उस युद्ध को जीत ली, फिर मैसूर में युद्ध किया, 4 बार जंग हुई। उसके बाद वो लोग भी कंपनी, वो जब मैसूर था वो भी कंपनी जो थी वो अपने कब्जे में ले ली। उसके बाद फिर मराठों से युद्ध हुआ और वहां भी कंपनी की जीत हुई और वो कंपनी के कब्जे में आ गई। तो इस तरीके से वो अपना शासन जो था वो फैलाना शुरू कर दिए थे और बहुत सारे राज्यों को, मेन राज्यों को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। नेक्स्ट है सर्वोच्चता का दावा। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से लेकर 1823 तक गवर्नर जनरल रहे, के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वो भारतीय रियासतों के से ऊपर है। अंग्रेजों ने कितूर, फिलहाल जो कर्नाटक में है, के छोटे से राज्यों को कब्जा में लेने का प्रयास किया। रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिया और अंग्रेज के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया। 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कितूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेज ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। तो जो अंग्रेज थे वो तो बहुत सारे राज्य को अपने कब्जे में ले लिए। उसके बाद फिर उन्होंने कितूर, जो कर्नाटक में एक छोटा सा जगह है, वहां पे उन्होंने फिर क्या किया, उसको कब्जे में लेना स्टार्ट किया। उसकी वजह से जो वहाँ की रानी थी, रानी चेन्नम्मा, उन्होंने हथियार उठाया और फिर उन्होंने अंग्रेज के खिलाफ लड़ा और फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया था 1824 में और फिर उनको जेल में डाल दिया गया, जहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद फिर जो गरीब चौकीदार रायन्ना था उन्होंने भी प्रतिरोध जारी रखा और फिर उसके बाद उन्होंने कब्जा कर लिया, जो अंग्रेज थे, और उनको भी फांसी में लटका दिया गया 1830 में। इस तरीके से वो लोग शासन फैलाते गए। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपने चपेट में ना ले ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1838 में से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। उसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराजा रंजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ 2 लंबी लड़ाइयां हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। तो इस तरीका से उसने पहले बंगाल, फिर उसके बाद उन्होंने मैसूर, फिर उसके बाद मराठा से लड़ा। तो इस तरीका से उन्होंने कब्जा स्टार्ट कर लिया। लेकिन जो अंग्रेज थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, वो रूस के प्रभाव से काफी ज्यादा डरी हुई थी और उनको भय था कि जो रूस है उसका प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिमी से भारत को भी अपने चपेट में ना ले ले। और इसी के डर के चलते उन्होंने, जो अंग्रेज थे, उन्होंने उत्तर पश्चिम भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ लंबी लड़ाई लड़ी और वहां पे भी प्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। उसके बाद 1843 में सिंध पे भी कब्जा कर लिया। उसके बाद पंजाब की बारी थी। वहां पे भी उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की, बट महाराजा रंजीत सिंह जो थे उन्होंने वहां पे लड़ाई लड़ी और फिर 2 लंबी लड़ाई के बाद उनकी मृत्यु हो गई और फिर 1849 में अंग्रेज ने पंजाब को भी अधिग्रहण कर लिया। तो इस तरीके से अंग्रेज ने लगभग जो राज्य था भारत का, उसको अपने कब्जे में ले लिया था। नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है विलय नीति।
अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है तो उसका कोई पुरुष वारिस नहीं अगर तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें जैसे सतारा जो कि 1848 में, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853 और झांसी 1854 अंग्रेज के हाथ में चली गई ऑटोमेटिक, क्योंकि उन्होंने ये विलय नीति अपना लिया। विलय नीति अपनाई जिसमें क्या था कि अगर कोई शासक की मृत्यु हो जाती है तो उसका अगर कोई पुरुष वारिस नहीं है तो जो उनकी रियासत है उसको हड़प ली जाएगी। ठीक है। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस पर अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आजाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नए शासन की स्थापना। तो वारेन हेस्टिंग्स उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वारेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बंबई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे। इन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बंबई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वारेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासनिक सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर पर उल्लेखनीय हैं। 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। या इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर एक जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालत के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। तो जो वारेन हेस्टिंग्स थे वो भी जो कंपनी का ताकत है उसको फैलाने में बहुत अहम भूमिका अदा किए थे। उन्होंने जो भी पहले तो वारेन हेस्टिंग्स था उसको गवर्नर जनरल बनने से पहले बहुत सारे जो अंग्रेज जो थे वो बहुत सारे जगह को, जैसे बंबई हो गया, फिर मद्रास हो गया और उसके अलावा भी बहुत सारे राज्य पे अपना शासन स्थापित कर लिया। और इसकी वजह से जो वारेन हेस्टिंग्स थे उन्होंने बहुत सारे प्रशासकीय सुधार किए थे। जैसे बहुत सारे उन्होंने न्याय के क्षेत्र में बहुत सारे सुधार किए, जैसे कि 1772 में नई न्याय व्यवस्था स्थापित की। इस व्यवस्था में क्या था कि हर एक जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के जो मुखिया थे यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालत अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत आते थे, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। NB हेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। भारतीय जिलों में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि उसका मुख्य काम लगान और कर वसूलना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों और दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का न्याय केंद्र बन गया, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर धकेल दिया था। तो जो वारेन हेस्टिंग्स था उसने बहुत सारे प्रशासकीय सुधार किए थे, बहुत सारी चीजों को, नए नए नीति को लागू किया था यहाँ पे। नेक्स्ट है मैं सबके शत्रु और उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूँ। तो वारेन हेस्टिंग्स के महाभियोग की कार्रवाई के दौरान एडमंड बर्क ने एक उत्तेजना पूर्वक भाषण दिया, जिसका एक हिस्सा इस प्रकार है। मैं उनके, जो हेस्टिंग्स है उसके बारे में बोला कि मैं उनके
ऊपर भारत के लोगों की ओर से महाभियोग चला रहा हूँ, जिसके अधिकारों को छीना गया उन्होंने छीना, और हिंद और उनके देशों को उन्होंने रेगिस्तान बना दिया। अंततः मैं उस प्रत्येक व्यक्ति के नाम पर, स्त्री पुरुष के नाम पर, हर ओहदे और उच्च पद के नाम पर, जिनकी सत्ता उसने छीनी, और सबके उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूँ। महाभियोग का मतलब क्या होता है? जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचार का आरोप लगाया जाता है, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स, संसद का जो ऊपरी सदन होता है, में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है। इसे ही महाभियोग कहा जाता है। काजी क्या होता है? एक न्यायाधीश होता है। मुफ्ती क्या होता है? मुफ्ती मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता है। यह काजी की व्याख्या को आधार पर फैसला सुनाता है। उसी को क्या कहा जाता है? मुफ्ती कहा जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कंपनी की फौज। तो कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। सैनिक ताकत में थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की। कंपनी की सेना को सिपाही, जो भारतीय शब्द सिपाही से बना है, कहा जाता है। 1820 के दशक से जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी को सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होने लगी। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य अफगानिस्तान और मिस्र से भी लड़ रहा था। वहां के सैनिक मास्केट और मैचलॉक बारूद को माचिस में से चिंगारी देने वाला जो बंदूक होता है वो, और मास्केट मतलब होता है तोड़ेदार बंदूक जो होता है, ठीक है, से लैस थे। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से भी ज्यादा नियंत्रित था। इस कोशिश में भी कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना तैयार करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नजरअंदाज कर देते थे। तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो पूरे जो भारत है उसको कब्जे में ली। उसके बाद उसने वो जो कंपनी थी उसने फौज तैयार करना शुरू कर दिया। ठीक है, उन्होंने जो सैनिक ताकत थी उसको बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, और उसके लिए उन्होंने सैनिक को का आधुनिकीकरण किया। जो उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे जैसे मास्केट हो गया, जो मैच लॉक है, जो बारूद को माचिस से चिंगारी देने वाली जो बंदूक था, उसका उपयोग किया। और साथ ही जैसे उसको जो सैनिक थे, जो सिपाही थे, उनको यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण दिया, अभ्यास अनुशासन सिखाया जाने लगा, जिससे वो लोग और ज्यादा नियंत्रित होने लगे। तो इस तरीके से जो कंपनी थी उसने अपना फौज तैयार करना भी शुरू कर दिया। नेक्स्ट कुछ टॉपिक है, जैसे कि कुछ शब्द है, जैसे कि धर्मशास्त्र क्या होता है। तो संस्कृत की ऐसी कृतियां जिनमें सामाजिक और धार्मिक तौर तरीकों और आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है, ये धर्मशास्त्र ईसा पूर्व 500 वर्ष से भी पहले लिखे गए थे। नेक्स्ट है सवार। सवार मीन्स होता है घुड़सवार, जो घोड़े पर सवार होता है, घुड़सवार उसको बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद है मास्केट, पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक। उसके बाद मैचलॉक, शुरुआती दौर की बंदूक, जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी। तो ये कुछ शब्द है। ठीक है, सवार मीन्स होता है घुड़सवार, जो घोड़े की सवारी करता है उसको घुड़सवार बोलते हैं। मास्केट जो कि पैदल जो सिपाही चलते हैं और उनके द्वारा जो इस्तेमाल किया जाता है बंदूक, जो भारी बंदूक होता है, उसी को मास्केट कहा जाता है। फिर मैचलॉक जो कि शुरुआत दौर में जो बंदूक होती थी जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी, उसको मैचलॉक कहा जाता है। ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक है एनसीईआरटी का हिस्ट्री जो बुक है क्लास 8 का सेकंड चैप्टर का। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जो क्वेश्चन है कि इसमें जोड़ा बनाना है, मिलान करना है, तो उसको हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। दीवानी मीन्स होता है भू राजस्व वसूल करने का अधिकार। शेर ए मैसूर टीपू सुल्तान। रानी चन्नम्मा कितूर में अंग्रेजी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व जिसने किया। सिपाही मीन्स सिपाही होता है। और फिर वारेन हेस्टिंग्स भारत का पहला गवर्नर जनरल। नेक्स्ट जो है कि रिक्त स्थान को भरना है। तो भारत में अंग्रेजों की जीत, बंगाल में अंग्रेजों की जीत, तो प्लासी की जंग किससे शुरू हुई थी? फिर हैदर अली और टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। ठीक, डलहौजी ने विलय नीति का सिद्धांत लागू किया था। सही है ये भी, मतलब कि यहाँ पे विलय नीति होगा। फिर यहाँ पे मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के किस भाग में स्थित थी? यहाँ पे डैश डैश है, तो दक्षिण भाग में स्थित थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही गलत हमें बताना है। तो यहाँ पे मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत होता गया, तो ये तो गलत है क्योंकि उस टाइम से वो और ज़्यादा कमज़ोर होता गया था और पूरा तरीक़ा से लगभग कमज़ोर हो ही गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी, तो ये गलत है, बहुत सारी और कंपनियाँ भी थी। महाराणा रंजीत सिंह पंजाब के राजा थे, सही है। अंग्रेजों ने अपने कब्जे वाले इलाकों में कोई प्रशासकीय बदलाव नहीं किए, तो ये गलत है, बहुत सारे प्रशासकीय बदलाव किए गए थे। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है जैसे कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ आकर्षित क्यों हो रही थी। तो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के भारत की तरफ आकर्षित होने के निम्नलिखित कारण थे। यूरोपीय कंपनी भारत से माल व्यापार में अपार संभावनाएं देखती थी। यूरोपीय देशों में भारत की अनेक वस्तुओं की भारी मांग थी, जैसे कपास हो गया, रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दान और दालचीनी। वे भारत से कम कीमत पर सामान खरीद कर वापस यूरोप जाकर उन्हें ऊंची कीमतों पर बेचते थे। इन्हीं व्यापारिक संभावनाओं के कारण यूरोपीय कंपनियां भारत की ओर आकर्षित हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किस बात पर विवाद था। तो बंगाल के नवाब और कंपनी के बीच के विवाद का कारण नवाब ने कंपनी को छूट देने से मना कर दिया था। नवाब ने कंपनियों को व्यापारिक अधिकार देने के लिए बहुत अधिक धनराशि की मांग की। कंपनी ने नवाबों ने कंपनी को सिक्का ढालने का अधिकार देने से मना कर दिया था। नवाब ने कंपनी पर आरोप लगाया कि कंपनी बंगाल के राजस्व की वसूली को प्रभावित कर रही है, कंपनी को अधिक टैक्स देना पड़ रहा है और कंपनी को किलेबंदी के विस्तार और पुनर्निर्माण की अनुमति नहीं दी जा रही है। एक मिनट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह फायदा हुआ। तो कंपनी को दीवानी मिलने के फायदे, तो दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। कंपनी भारत से ज्यादातर वस्तुएं ब्रिटेन से लाए गए सोने चांदी के बदले खरीदती थी, लेकिन अब उसे ब्रिटेन से सोना चांदी लाने की आवश्यकता ही नहीं रही। अब कंपनी भारत से होने वाले लाभ से अपने खर्च चला सकती थी, जैसे सूती रेशमी कपड़ा खरीदना, अपनी सेना के खर्च की पूर्ति करना और कोलकाता में किले और दफ्तरों के निर्माण पर खर्च करना इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को क्यों मानती थी। टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है उस पे ये क्वेश्चन होना चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी। ठीक है, तो टीपू सुल्तान को खतरा मानने के कारण क्या था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में बंदरगाहों से होने वाले निर्यात पर रोक लगा दी थी। टीपू सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को कंपनियों के साथ व्यापार करने से रोक दिया था। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध स्थापित किया और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया, तो इसलिए उनको खतरा महसूस होता था टीपू सुल्तान से। नेक्स्ट है सहायक संधि की व्याख्या करें। तो सहायक संधि का अर्थ क्या होता है। गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्लेस्ली ने भारत में कंपनी के विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि की स्थापना की। इसे सहायक संधि इसलिए कहा गया कि जो भी भारतीय शासक इस संधि के शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाता था, उसे अपनी सुरक्षा और सैन्य सहायता के लिए सहायता देने के लिए कंपनी तैयार थी। इसकी शर्तें क्या थी। तो भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने की इजाजत नहीं होगी। जिन शासकों को की सुरक्षा का भार कंपनी पर होगा, वे इसके लिए कंपनी को शुल्क प्रदान करेंगे। शुल्क नहीं देने की स्थिति में कंपनी दंड के रूप में शुल्क के बराबर राजस्व वाला क्षेत्र शासक से छीन लेगी। शासक को अपने दरबार में एक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी को कंपनी की गतिविधियों पर नजर रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से किस तरह अलग था। तो भारतीय राजाओं के शासन और कंपनी के शासन में अंतर क्या था। तो भारतीय राजाओं ने अपने राज्य का प्रशासन और राजस्व विभाजन विभिन्न इकाइयों में कर रखा था।
परंतु ये इकाइयां ब्रिटिश प्रशासनिक एवं राजस्व इकाइयों की तरह प्रभावी नहीं था। कंपनी ने प्रेसिडेंसी के रूप में एक नई प्रशासनिक इकाई बनाई थी जिसका शासन गवर्नर जनरल होता था। कंपनी द्वारा पुलिस और राजस्व प्रशासन में काफी सुधार किया गया था, जबकि भारतीय राजाओं द्वारा पुलिस और राजस्व प्रशासन को सुधारने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया था। भारतीय राजाओं के शासन में न्यायिक व्यवस्था प्रभावी नहीं थी। एक ही तरह की अदालत दीवानी और फौजदारी दोनों तरह के मुकदमे की सुनवाई करती थी, जबकि कंपनी ने एक आधुनिक और विकसित न्यायिक व्यवस्था स्थापित की थी। प्रत्येक जिले में अलग अलग दीवानी और फौजदारी अदालतें स्थापित की गई थी। तो ये अंतर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपनी की सेना में आए बदलाव का वर्णन करें। तो कंपनी की सेना में आए संरचनात्मक बदलाव। कंपनी ने पैदल और घुड़सवार सिपाहियों की जगह पेशेवर सैनिकों की भर्ती की। उन्हें पैदल सैन्य प्रशिक्षण में निपुण कर युद्ध तकनीक में प्रशिक्षित किया गया। सैनिकों को उन्नत किस्म की बंदूकें जैसे मास्केट तथा मैचलॉक आदि से लैस किया गया। कंपनी ने सेना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी तथा सेना के महत्वपूर्ण स्थान जैसे तोपाखाना, फिर टैंक इत्यादि पर यूरोपीय सैनिकों को नियुक्त किया गया। सेना में यह भावना जगाई कि उनका धर्म जाति नहीं है, बल्कि वह केवल सैनिक है। ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति वफादारी रखना उनका कर्तव्य है। अब कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कंपटीशन एग्जाम के लिए, चाहे यूपीएससी हो चाहे बीपीएससी हो, प्रीलिम्स के लिए। तो उसको हम देख लेते हैं। अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक का नाम बताइए। तो औरंगजेब होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य क्यों कमजोर पड़ गया। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद कई मुगल गवर्नर ने अपने अपने क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना शुरू कर दी थी। इससे मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ गया। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब और कहाँ हुई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 में लंदन में की गई थी। उसके बाद है पूर्व के साथ व्यापार करने का चार्टर कंपनी को किसने दिया। तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। कौन सी पश्चिमी ताकत सबसे पहले भारत में आई थी। तो पुर्तगाली आए थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की और कब। तो पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। भारत में पुर्तगाली अड्डा कहाँ है। तो गोवा में। कहाँ था। तो गोवा में था। यूरोपीय शक्तियों के लिए प्रमुख व्यापारिक वस्तुएं कौन सी थी। तो सूती एवं रेशम कपड़े, काली मिर्च, लौंग, इलायची इत्यादि। फैक्टर किसे कहा जाता था। तो कंपनी के व्यापारी हुगली नदी के किनारे से ही अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली इंग्लिश फैक्ट्री कब और कहाँ शुरू हुई थी। तो ये पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई थी। फरमान का अर्थ क्या होता है। फरमान का अर्थ एक शाही आदेश होता है। बंगाल के पहले नवाब कौन थे। तो नवाब मुर्शिद कुली खान। बंगाल का आखिरी नवाब नवाब सिराजुद्दौला। पलासी का नाम किस तरह पड़ा। तो पलासी जो था वो उसका नाम पलासी था, जिसको अंग्रेज ने बिगाड़ कर पलासी कर दिया। और इस जगह को पलासी यहाँ के पलास के फूल के कारण कहा जाता था। अली वर्दी खान की मृत्यु कब हुई थी। 1756 में। बक्सर की लड़ाई 1764 में। रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड से जब भारत आया तब उसकी उम्र क्या थी। तो रॉबर्ट क्लाइव 1743 में मद्रास आया था। उसकी उम्र उस टाइम पे 18 वर्ष थी। विलय नीति की शुरुआत किसने की। लॉर्ड डलहौजी ने। प्लासी की जंग क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। 1761 में। बक्सर की लड़ाई में किसकी हार हुई थी। मीर कासिम की। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। मैसूर का। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी। 4 मई 1799 में। टीपू सुल्तान मैसूर का राजा कब बना। 1782 में। काजी का अर्थ एक न्यायाधीश होता है। विलय नीति का सिद्धांत किस तर्क पर आधारित था। इस सिद्धांत का इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है तो उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है, तो अंग्रेज उस राज्य को अपने में मिला लेते हैं।
प्रेसिडेंसी किसे कहा जाता है? ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासनिक इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय कितनी और कौन सी प्रेसिडेंसी थी? तो 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। उस टाइम पे बम्बई कहा जाता था, अब उसको मुंबई कहा जाता है। महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 1839 में। महाभियोग किसे कहा जाता है? तो जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता है तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है, उसे महाभियोग कहा जाता है। वारेन हेस्टिंग्स पर मुकदमा कब शुरू हुआ? 1789 में। वारेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड कब लौटा? 1787 में। रॉबर्ट क्लाइव ने आत्महत्या कब और क्यों की? रॉबर्ट क्लाइव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोप का जवाब देना पड़ा। बाद में उसे बरी कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। चेन्नम्मा कौन थी? तो कर्नाटक की कितूर की रानी थी। चेन्नम्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो उनकी मृत्यु 1829 में जेल में हुई थी। रानी चेन्नम्मा की जेल में मृत्यु कैसे हुई? तो जब अंग्रेजों ने कित्तूर के छोटे से राज्य को कब्जे में लेने की कोशिश किया तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया, जिसकी वजह से उनकी हार हो गई और उनको जेल में बंद कर दिया गया। वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में आने का क्या उद्देश्य था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आने का उद्देश्य तो व्यापार था, बट फिर उसके बाद उन्होंने कब्जा किया। यूरोप के बाजारों में किन किन भारतीय वस्तुओं की मांग थी? यूरोप के बाजारों में सूती वस्त्र, रेशम के वस्त्र और इसके साथ काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी जैसे मसालों की जबरदस्त मांग थी। वाणिज्यिक शब्द का अर्थ बताइए। एक ऐसा व्यवसायिक उद्यम जिसमें चीजों को सस्ती कीमत पर खरीद कर और ज्यादा कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता है। सहायक संधि के फलस्वरूप अंग्रेजों ने कौन कौन से इलाकों को अपने कब्जे में किया? तो गवर्नर जनरल रिचर्ड बेल्जेली ने उस समय के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने से चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के कई इलाके छीन लिए गए थे। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। अब आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम थर्ड चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।